हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो गुड मॉर्निंग। तो कल हमने वागड़ का इतिहास पढ़ा था। उसके बाद में वागड़ के बाद इतिहास वंशों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो जो मैंने आपको कल पढ़ाया उसको मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। तो मैं कल जो मैंने आपको पढ़ाया उसका रिवाइज करवाता हूँ, फिर इससे आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो, कल हमने पढ़ा था वागड़ का इतिहास। वागड़ में परमार वंश का शासन था। पहला राजा था जम्मा सिंह। इसने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी, परमार वंश की स्थापना की थी ना। दूसरा था मंडलिक। इसने पाना हेड़ा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और तीसरा राजा था चामुंडाल। यह मंडलिक का बेटा था। इसने अल्थुना में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। वागड़ की राजधानी अल्थुना, बांसवाड़ा। उसके बाद में हमने देखा प्रतिहार वंश। प्रतिहार मंदोर या प्रतिहार का उत्पत्ति स्थल था। और मंदोर में प्रतिहार वंश का शासन था। मंदोर का इतिहास। पहला राजा था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र यह मंदोर के प्रतिहार का आदि पुरुष था। इसकी उपाधि थी युद्ध लिपि। उसके बाद यह योग क्रिया पूर्ण था। यह वेदों का ज्ञाता था। और इसे और अभिलेख में इसे ब्राह्मण बताया गया। इसके 4 बेटे थे। चारों ने मंदोर को जीता। वहां पर कोटि का निर्माण करवाया था। इसके 4 बेटे रज्जिल भोगवत ककक ददद रज्जिल। यहाँ से मंडोर के प्रतिहार वंशों की वंशावली प्रारंभ होती है। दूसरा राजा नागवत। इसने मेड़ता पर अधिकार करा था। इसका बड़ा बेटा तात सन्यासी बन गया था। इसका छोटा बेटा भोज मंडोर पर अधिकार करा था। उसके बाद में शिलोक ने वलल तथा तमनी पर अधिकार किया था। वलल जैसलमेर में जगह है, तमनी फलौदी में जगह आती है। इसने शिलोक ने वलल के राजा देवराज भद्र से उसका छत्र छीन लिया था। उसके बाद में अगला आया था ककक। ककक के समय एक युद्ध होता है, मुंगेर का युद्ध बिहार में। यह वत्सराज जो भीनमाल का राजा है, वह से धर्मपाल जो मुंगेर बिहार का है। दोनों के आपस में युद्ध होता है। इस युद्ध में ककक ने वत्सराज की सहायता की थी। इस युद्ध में वत्सराज की जीत हुई। और ककक यह व्याकरण, तर्क, ज्योतिष, काव्य का काव्य भाषा का ज्ञाता था। उसके बाद में अगला था बाहु प्रशस्ति। बाहु राजा ने मंडोर के एक विष्णु मंदिर में एक प्रशस्ति लगवाई थी। 837 ईस्वी में बाहु प्रशस्ति लगवाई थी। तो अगला था ककुक। इसके समय गतियाला में 2 अभिलेख मिलते हैं। पहले जाग माता की जान अभिलेख मिलता है। और एक खाकू देवल अभिलेख प्राप्त होता है। जो खाकू देवल अभिलेख है, इसमें गणपति की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति लगी है। इसे गणपति स्तंभ भी कहा जाता है। और यह एक संस्कृत भाषा है, जबकि माता की जान जो एक जैन मंदिर में मिलता है, यह अभिलेख यह प्राकृत भाषा में है। तो जहाँ मतलब ककुक ने एक बाजार का निर्माण करवाया था और भीलचंद्र बिलो को विद्रोह को दबाया था। और बिलो को विद्रोह और जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण करा था। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन राजस्थान में भू राजस्व व्यवस्था। तो आज आपको हेडिंग डालनी है। तो अब आपको डालना है कि मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। तो अगले पेज से डालनी है मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था। तो मैं समझा देता हूँ, मैं हेडिंग डाल देता हूँ। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था। मध्यकालीन राजस्थान प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था। देखो जो राजस्थान के मध्यकालीन राजस्थान प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता है। देखो
राजा होता है, जो सबसे बड़ा भाई तो राजा होता है, सबसे बड़ा भाई तो राजा होता है। राजा अपने छोटे भाई, अपने अन्य भाइयों को, अपने अन्य भाइयों को जो इलाके देता है, मतलब जगह देता है, ये तो क्या है राजा। राजा अपने गांव के पास, मतलब राजा अपने एरिया के पास गांव देता है अपने भाइयों को। इन भाइयों को बोला जाता था सामंत, राजा के भाई इनको बोला जाता है सामंत। ये सामंत बोले जाते हैं इनको। राजा, राजा के भाई होते हैं उनको सामंत बोलते हैं। जो राजा इनको जमीन जो भेंट करता है, ये जमीन देता है, जमीन देता है राजा इनको, अपने भाइयों को, सामंतों को। इस जमीन को बोला जाता था जागीर या ठिकाना, जागीर या ठिकाना बोलते थे। फिर क्या करते हैं, जो राजा के भाई सामंत हैं, ये राजा को जागीर या ठिकाने में से टैक्स या कर वसूल कर राजा को जमा करवाया करते थे। तो जो हमारी जो राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था है, यह एक व्यवहारिकत्व पर आधारित थी, यह एक बंधुत्व भाईचारे पर आधारित थी, और एक यह हमारी जो व्यवस्था है, यह एक टेंट के समान व्यवस्था थी। और जेम्स टोल ने कहा है कि यूरोप में राजा और सामंत के बीच में स्वामित्व व सेवा का संबंध होता है। तो इतना अब मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझना है ना, समझ तो आप गए होंगे, तो अब मैं लिख देता हूँ इस समय। देखो, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था में सबसे बड़ा भाई राजा बनता है, तथा राजा अपने अन्य भाइयों को भूमि आवंटित करता है। भूमि देता है कि तुम इसमें फसल कर लेना, मुझे तो टैक्स दे देना इतना। भूमि आवंटित करता है। इन भाइयों को सामंत कहा जाता है। जो राजा के अन्य भाई है, इनको सामंत कहा जाता है। इस भूमि को राजा के द्वारा जो भूमि आवंटित की जाती है, इस भूमि को जागीर या ठिकाना कहते हैं। हमारी जो सामंती व्यवस्था है, बंधुत्व पर आधारित है, भाईचारे पर आधारित है। जेम्स टोल कहता है, जेम्स टोल के अनुसार यूरोप, जेम्स टोल कहता है जो यूरोप में राजा व सामंत के बीच स्वामित्व एवं सेवा का संबंध होता है। और लेकिन जो हमारी व्यवस्था है, व्यवस्था में राजा समकक्षों में प्रथम होता है। कि हमारे जो सारे कामों में राजा क्या होता है, प्रथम होता है, राजा के द्वारा सब कुछ किया जाता है। राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। जो राजा होता है, उसका जो राज्य होता है, वह राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, बल्कि वह सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर होती है। मतलब गांव के लोगों की वो जमीन होती है, तो राजा राजा बनाया जाता है वहां, तो उसको संभालने के लिए। तो बल्कि सभी भाइयों की है सामूहिक धरोहर होती है। हमारी सामंती व्यवस्था टेंट के समान थी। तो इतना उतार लीजिए। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था में बड़ा भाई राजा बनता है, वह अन्य भाइयों को भूमि आवंटित करता था। इन भाइयों को सामंत कहा जाता है। इस भूमि को जागीर ठिकाने कहते हैं। हमारी सामंती व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित है। जेम्स टोल के अनुसार यूरोप में राजा तथा सामंत के बीच स्वामित्व एवं सेवा का संबंध था, लेकिन हमारी व्यवस्था में राजा व समकक्षों में प्रथम होता है। राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, खुद की संपत्ति नहीं होती है, बल्कि सभी भाइयों की एक सामूहिक धरोहर होती थी। हमारी सामंती व्यवस्था टेंट के समान थी। तो उतार लीजिए। मैं डाल देता हूँ मैं, और इससे आगे लिखेंगे। इससे आगे लिखना है ना।
देखो, हालांकि मुगल मनसबदारी व्यवस्था में पद सोपान आ गया था। मुगल मनसबदारी पद होते हैं, जैसे राजा देता 5,000 से ऊपर के पद, 5,000 6,000 इनके पद मिलते थे। तो मनसबदारी व्यवस्था है, उसमें पद सोपान आ गए, मतलब सीढ़ी आ गई थी, रुकावट आ गई। फिर भी हमारा भूराजस्व ढांचा टेंट के समान बना रहा था। हमारी व्यवस्था सम्मान कर्तव्य पा देते थे, सम्मान। जिस प्रकार राजा सामंतों का सम्मान करते थे, सामंत राजा का सम्मान करते। सामंत अपने कर्तव्य के साथ भू राजस्व राजा को जमा करवाया करते थे। सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला टैक्स या कर, रेक रेक यह सामंत द्वारा राजा को भू राजस्व जमा करवाया जाता है। सामंत क्या करता था, गाँव में टैक्स वसूलता था और उसको राजा को भू राजस्व जमा कराता था। यह दो प्रकार होता है रेक। एक तो पट्टा रेक, यह भू राजस्व जागीर, मतलब जागीर के पत्ते में पैसे दिए जाते थे। यह भू राजस्व जागीर के पत्ते में जारी किया जाता था। यह एक अनुमानित भू राजस्व होता था, अतः इसे अमरशाही रेक भी कहते हैं। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने रेक व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित किया था। भरतू रेक, यह भू राजस्व सामंत द्वारा राजा को जमा करवाया जाता था। यह एक वास्तविक भू राजस्व होता था। यह एक या तो अनुमानित भू राजस्व था, मतलब जैसे पत्ता बनाते थे उसमें पैसे लगते हैं ना, उसमें इसी प्रकार ये था। तो इतना डालिए। हालांकि मुगल मनसबदारी व्यवस्था में पद सोपान आ गया था, फिर भी हमारा राजा हमारा भू राजस्व टेंट के समान बना रहा। हमारी व्यवस्था सम्मान्य कर्तव्य पर आधारित है। सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला टैक्स रेक रेक होता है। यह सामंत द्वारा राजा को भू राजस्व जमा करवाया जाता था। यह दो प्रकार होता है। पट्टा रेक, यह भू राजस्व जागीर के पत्ते में जारी किया जाता था। यह एक अनुमानित भू राजस्व होता है, अतः इसे अमरशाही रेक भी कहते हैं। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने रेक व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित किया। भरतू रेक, यह भू राजस्व सामंत द्वारा राजा को जमा करवाया जाता था। यह एक वास्तविक भू राजस्व होता था। तो 45 फिर से आगे वो लिखेंगे वो। अब वो अगला आएगा उत्तराधिकार शुल्क। जिस प्रकार कोई भी नया सामंत बनता, सामंत होता है, जैसे राजा का भाई बनेगा तो उसके बेटे बनेंगे सामंत। तो उत्तराधिकार शुल्क, यदि कोई नया सामंत बनता तो सामंत के द्वारा राजा को, सामंत क्या करता था, राजा को भू राजस्व देता था, टैक्स जमा करवाया करता था। लेकिन गलत जगह ऐसा नहीं दिया जाता था। अलग अलग जगह, अलग अलग रियासतों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता। मेवाड़ में इसे कैद या खालसा बोलते थे, इसे तलवार बंधाई बोलते थे। जैसे राजा, कोई नया सामंत चुना जाता था तो नए सामंत के राजा के द्वारा राजा आदेश देता, सेनापति उसके तलवार बांधे तो तलवार बनाई कर सामंत सामंत राजा को तलवार बनाई कर देता था। उसके बाद में नल जाना, और उस मारवाड़ में से वो तो हुक्मनामा पेशकशी कहा जाता था। तो इसे अलग अलग नामों से अलग अलग पुकारा जाता था। तो उतार लिया। इसके बाद में लिखा है उत्तराधिकारी शुल्क। देखो, उत्तराधिकारी शुल्क नए सामंत द्वारा राजा को यह टैक्स दिया जाता था। अलग अलग रियासतों में से अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। मेवाड़ में कैद, खालसा, तलवार बनाई, नौजाना कहा जाता था। मारवाड़ में हुक्मनामा पेशकशी कहा जाता। जैसलमेर में जो नया सामंत राजा को यह टैक्स नहीं जमा कराते थे। जैसे में कोई भी नया सामंत बनता है, वह राजा को यह टैक्स जमा नहीं करवाता था। कौन सा? उत्तराधिकारी शुल्क। अगला पड़ेगा चाकरी। एक बार उत्तराधिकारी शुल्क दिया है, नए सामंत द्वारा राजा को यह टैक्स दिया जाता था। अलग अलग रियासतों में से अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। मेवाड़ में जैसे कैद कहा था, तलवार बंधाई, नजराना कहा जाता है। मारवाड़ में हुक्मनामा पेशकशी कहा जाता था। और जैसलमेर में सामंत राजा को यह टैक्स कर नहीं जमा कराते थे। अगला चाकरी। इतना उतार लीजिए, फिर से आगे लिखवाएंगे। उतार लिया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरा चाकरी।
चाक है। तो देखो, चाकरी, सामंत द्वारा राजा को कई सेवाएं प्रदान की जाती है। सामंत राजा को कई सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे यदि राजा के बेटे की शादी है तो सामंत सारा काम संभाले करेगा। तो इन सेवाओं के बदले राजा कोई धन नहीं देता था, कि राजा सामंत से काम करवाता है, लेकिन राजा सामंत को कोई भी धन नहीं देता था। जैसलमेर में राजा सामंत को धन देता था। जैसलमेर में राजा सामंत को जो कार्य करवाता था उसके बदले में धन देता था। नरजाना यह है युवराज के प्रथम विवाह के अवसर, यदि राजा का प्रथम राजा युवराज है, राजा के बेटे का प्रथम विवाह, युवराज के प्रथम विवाह के अवसर पर सामंत राजा को यह टैक्स दिया करते थे। न्योत न्योत का होता है, राजकुमारी के विवाह के अवसर पर सामंत राजा को यह टैक्स दिया करते थे। गनिम बराल, युद्ध के समय सामंत द्वारा राजा को यह टैक्स दिया जाता था। युद्ध चल रहा है तब सामंत राजा को यह टैक्स देता था। गनिम बराल, सामंतों को विशेष अधिकार। ताजिम, जब सामंत दरबार में आता था तब राजा खड़े होकर उसका स्वागत करता था। यह दो प्रकार की होती है, एक वे बड़ी या दो बड़ी। तो ताली इसके बाद में कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। उतार दीजिए।